हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती, जिथे आपण CTच्या परीक्षेसंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी माहिती घेतो. प्रिव्हियस इयरच्या क्वेश्चन्स पेपर बरोबरच सर्व विषयांचा अभ्यास करणंही तितकाच महत्त्वाचा आहे. तर आजचा आपला विषय हा पर्यावरण अध्ययन या विषयावरील व्हिडिओ असणार आहे. पर्यावरण अध्ययन यावर परीक्षेमध्ये तुम्हाला 30 मार्काचे प्रश्न विचारले जातात. त्यामधील 15 मार्काला हे पर्यावरण या सब्जेक्टवर प्रश्न असतात, तर 15 मार्क पर्यावरणामधील पॅडागॉजी यावर प्रश्न विचारले जातात. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण EVS मधील काही महत्त्वाचे जे मुद्दे किंवा पॉईंट्स आहेत त्याचा अभ्यास करणार आहोत. तर यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. पर्यावरण अध्ययन यामध्ये मधुबनी पेंटिंग ही चित्र की डिज़ाइन मधुबनी कहलाती है। यह लोककला का एक बहुत पुराना रूप है। बिहार का एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है। उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम दिया गया है। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें रंग मिलाया जाता है। इस चित्र को बनाने के लिए नील, फूलों और पेड़ों के रंग हल्दी का उपयोग किया जाता है। चित्र में पेड़ों, फूलों, मछलियों, जानवरों, इंसानों और अन्य जानवरों को दिखाया जाता है। तर या पॉइंटमध्ये मात्र ये चावल के पाउडर से पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है और इसमें नील, फूलों, पेड़ों के रंग, हल्दी का उपयोग किया जाता है। और इस चित्र में पेड़ों, फूलों, मछलियों, जानवरों, इंसानों और अन्य जनावरों को दिखाया जाता है। तर हे मेन पॉइंट आहेत, हे काळजीपूर्वक वाचायचे आणि लक्षात ठेवायचे. तर आता आपण दुसरे पाहूयात. सांपांच्या प्रजाति. सांपों में 4 प्रजातियां पाई जाती है. उनमें नाग, अफाई, करात, दुबोया पाई जाती है. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये देखील आपल्याला हे 4 नागाच्या किंवा सापाच्या प्रजाती आढळतात. तर कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है. हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं. सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है. तर इथे हे महत्त्वाचा पॉइंट आहे. सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है. सांप जब किसी व्यक्ति को काट लेता है तब उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उनके शरीर में जहर चला जाता है. उसी जहर को खत्म करने वाली दवाइयाँ सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है और यह दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है. तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये देखील हे सापांच्या 4 प्रजाती आढळतात. त्यामधील नाग, अफाई, कैरात आणि दुबोया हे 4ही साप अत्यंत विषारी असतात. नाग म्हणजे तुम्हाला माहीतच असेल, हा ह्याचा फणा असतो आणि जर याने माणसाला दंश केला तर 2 तासामध्ये माणसाचा मृत्यू होतो. अफाई आणि दुबोया म्हणजेच दुबोया आणि अफाई हे साधारण अजगरासारखे. केरात म्हणजेच याला आपण मनार साप म्हणतो. हा अत्यंत विषारी असा साप आहे. यालाच आपण सायलेंट किलर देखील म्हणतो. याने जर एखाद्या व्यक्तीला दंश केला तर त्याचा मृत्यू हा साधारण 24 तासाच्या आत होतो. आणि सायलेंट किलर यामुळे त्याला म्हटलं जातं की याने जर दंश केला तर माणसाला कसल्याही प्रकारची इजा होत नाही. अगदी मच्छराने चावल्यासारखी इजा होते आणि हा निशाचर आहे. म्हणजे रात्रीच्या 12 नंतरच हा साप साधारण बाहेर हिंडतो आणि हा मेन जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा माणसं हे जेव्हा जमिनीवर झोपतात तेव्हा हा ऊब मिळवण्यासाठी त्यांच्या जवळ जातो आणि जर माणसाने हालचाल केली तर हा लगेच त्यांना दंश करतो. तर अगदी मच्छर चावल्यासारखी इजा होते आणि माणसाला कळत नाही. बऱ्याच वेळा माणसाचा झोपेतही मृत्यू होऊ शकतो. आणि ह्याचा मेन पॉईंट असा आहे की हा माणसाच्या नर्वस सिस्टीमवरती अटॅक करतो. याचं जे विष आहे ते नर्वस सिस्टीमवरती अटॅक करतं आणि माणूस हा हळूहळू त्याच्या सर्व अवयवांवरचं त्याचं नियंत्रण हे जातं आणि माणूस हा हळूहळू विष पूर्ण त्याच्या शरीरात जेव्हा पसरायला लागतं माणसाची हालचाल देखील पूर्णपणे बंद होते. हळूहळू त्याचं हार्ट देखील म्हणजे हृदय देखील निकामी होतं आणि माणसाचा 24 तासाच्या आत मृत्यू होतो. आता अफाई आणि दुबोया म्हणजे चला आपल्याकडे आणखीन एक साप अत्यंत विषारी आहे तो म्हणजे घोणस. घोणस हा अजगरासारखाच दिसणारा साप आहे, पण
तो देखील अत्यंत विषारी असा जातीचा साप आहे. तर आता पुढील माहिती आपण घेऊयात. मधुमक्खियाँ अक्सर फूलों पर मंडराती है. मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है. तर इथे हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे, ते अक्टूबर ते दिसंबर तक अपने अंडे देती है. छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती है. प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है. श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती. तो श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है और छत्ते में केवल राणी मधुमक्खी ही होती है जो अंडे देती है. तर हे त्याचे महत्त्वाचे पॉईंट आहेत, हे लक्षात ठेवा. आता पक्षी. एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती है और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद यानी कान होते हैं. इन्हीं चीज़ों की मदद से पक्षी सुन पाते हैं. जो चीज़ इंसान 2 मीटर तक देख सकता है वह चीज़ पक्षी 8 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं. पक्षी जब दोनों आँखों से एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है. चील, बाज और गिद्ध पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं. पक्षियों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देख सकते हैं. पक्षी एक समय पर ही अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं. पक्षी आँखों से एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें उनकी दूरी का एहसास होता है. कोयल कव्वे के घोंसले में अपने अंडे देती है. तर आता इथे बघा, हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे. कोयल कव्वे के घोंसले में अपना अंडा देती है. पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करता है. पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का उपयोग करता है. तर यामध्ये तुम्हाला साधारण कव्वे म्हणजे कावळा हा कशा पद्धतीचं घरटं बांधतो, तो घरटं बांधताना कोणत्या वस्तूंचा वापर करतो, किंवा सुगरण असेल तर ती कशा पद्धतीचं घरटं बांधते. तर NCERTच्या बुक्समध्ये तुम्हाला ह्याच्याविषयी माहिती भेटेल, तर ती वाचा. पुढील पाहू. जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है. शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता है किसी किसी जानवर पर. कान वाले जानवर या शरीर पर बाल वाले जानवर जन्म देते हैं. शरीर के बाहर बिना कान या छेद वाले जानवर अंडे देते हैं. झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है. तर हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे. झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है. एक वयस्क हाथी दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा जाता है. हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं. कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंड रखता है. हाथी के झुंड में नर हाथी नहीं होते, वे 14 से 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं. हाथी के बड़े कान पंखे की तरह होते हैं जिसकी वजह से वो खुद को ठंड रखने के लिए फड़फड़ाते हैं. मछलियाँ. कुछ जानवर भूकंप आने से पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं. जंगलों में रहने वाले लोग जानवरों के इस व्यवहार को समझ लेते हैं कि भूकंप आने वाला है और वह सतर्क हो जाते हैं. सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को सुनकर अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई. उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया. डॉल्फिन मछलियाँ अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है. मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली और तरंगों से देती है. एक मिनट. मशहूर पश्मीना. पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है. इतनी गर्मी पर मोटी बिल्कुल नहीं. यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों के नस्ल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है. यह सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम चला जाता है. इनकी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर एक बहुत बारीक और नरम बाल उग जाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं. ये बाल बहुत ही पतले होते हैं और इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के बाल की मोटाई के बराबर होंगे. इसलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता. इसकी बुनाई हाथों से ही करने के लिए खास बुनकर होते हैं. अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है. श्रीनगर में बाहर से आने वाले टूरिस्ट लोग हाउस बोट में रहते हैं.
हाउस बोट की लंबाई 80 फुट होती है और उसकी चौड़ाई 8-9 फुट तक रहती है। तर बघा या चित्रामध्ये दाखवल्याप्रमाणे बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पर पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। तो श्रीनगर की डल लेक और लेझिम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। हाउस बोट और कई बड़े घरों में छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिक्सो पजल जैसा दिखता है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। तर कशी असते? ढलवा छत होती है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ईट पत्थर लकड़ियों को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। तो क्या असते? मेहराब बने होते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियों बाहर की ओर उभरी होती है। कहा जाता है इनमें बैठकर बाहर का नजारा और भी बढ़िया दिखता है। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एवढेच EVSचे काही पॉईंट पाहणार आहोत। तर हे लक्षपूर्वक वाचा। तसेच तुम्हाला जर NCERTचे 3री, 4थी आणि 5वीचे बुक्स हवे असतील तर NCERTच्या वेबसाईटवरती तुम्हाला ते उपलब्ध होतील। तर तिथे वेबसाईटवर गेल्यानंतर तुम्ही इयत्ता तिथे 3री जर टाकलं तर तुम्हाला खाली तिथे ऑप्शन दिले जातात की तुम्हाला कोणते बुक्स हवेत। तिथे तुम्ही ऑप्शन क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला पर्यावरण अध्ययन याविषयी तुम्हाला सर्व पुस्तकं तिथे अवेलेबल होतील। तर एकदा तरी त्या पुस्तकाचं रीडिंग करा। त्यानंतर प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स पेपरमध्ये कशा पद्धतीचे प्रश्न विचारले गेलेत एकदा ह्याच्यावर नजर टाका आणि अशा पद्धतीने अभ्यास त्याची एक स्ट्रॅटर्जी तयार करा।